गाइस हम करने वाला है क्लास 10 का मॉडल सेट और ये हिंदी है और ये टर्म वन का हिंदी है। ठीक है, टर्म वन हिंदी और ये आपका सेट वन है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर सेट वन है जो आपको यहाँ पर 2022 एंड 23 में आपको जो पूछने वाला है। ओके, यानी कि आपका जो अभी नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट में, उसी से करते हुए चलेंगे। मॉडल सेट वन को सॉल्व करते हुए चलेंगे एंड आपको चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपका टर्म वन में ऑब्जेक्टिव भी होगा जो 40 में 40 आपको लाना होगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं उसी को देखते हुए। फर्स्ट सेट यानी टर्म वन का फर्स्ट सेट हिंदी का हम करेंगे। उसके बाद हर सब्जेक्ट का आपको इस तरह के वीडियोस इसी टाइम पर मिलते रहेंगे और इस तरह के वीडियोस पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं, किस तरह से हमसे पूछा जाता है, क्या टाइमिंग रहता है, क्या प्रोसेस रहेगा, ये तो आप ऑलरेडी क्लास 9 में एग्ज़ाम दे चुके हैं, समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम आगे क्वेश्चंस की ओर आते हैं। तो ये है हमारा सेट वन। ठीक है, और क्लास 10 विषय हिंदी ए वाला है और टाइमिंग 1.5 घंटे की रहेगा। पूर्णांक जो है आपका 40 का रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जो अनिवार्य है निर्देशांक है इनको देखना अनिवार्य है। जैसे यहाँ पर बोला सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी सभी प्रश्न का आंसर देना आपका अनिवार्य है। कुल प्रश्नों की संख्या 40 रहेगा और 40 में अगर आप 40 का मार्क्स जो है आप सही कर पाते हो तो आपका मार्क्स भी यहाँ 40 बन जाएगा। 40 में 40 ला पाओगे आराम से। किस तरह से पढ़ना है वो भी मैं सारे प्रोसेस आपको बताऊंगी। और प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, ये तो आप जानते होंगे। इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, गलत उत्तर के लिए आपको नहीं मतलब नंबर नहीं काटा जाएगा। और अगर आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनते हैं और वो गलत हो जाता है तो आपका माइनस मार्किंग नहीं होगा। इसमें विकल्प भी रहेंगे यानी कि एमसीक्यूज रहेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, खंड क में अपठित बोध यानी जिसको गद्यांश बोलते हैं, आपको गद्यांश पढ़कर इनका आंसर को देने होंगे। ठीक है, तो चलिए हम गद्यांश को थोड़े से रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। देश प्रेम स्वाभाविक है, हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। बात तो सही है। हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में गिरकर उठकर बड़े होते हैं, धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है, देश के रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम ही कहा जाता है। हालांकि आजकल देश के अंदर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट उसको छोड़िए, हमें यहाँ पर उनसे कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ पर देखना है इसमें क्या बोला है। ठीक है, यहाँ पर बोला हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समान सभी को समानता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। तो ये था इसका गद्यांश। अब इस गद्यांश से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, हम किसकी ऋणी हैं, हम किसकी ऋणी हैं, मातृभूमि की, श्रम की, धन की या धर्म की। तो यहाँ पर हो जाएगा हम किसकी ऋणी होती हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर गाइस हम मातृभूमि की ऋणी होती है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जिस धरती पे रहते हैं हम उसी की ऋणी होते हैं। आगे सेकंड में क्वेश्चन में बोला मनुष्य की श्रेष्ठता क्या है, गंदे हो जाते हैं या मिट्टी से लथपथ हो जाते हैं या गिरकर उठकर बड़े होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी भी पैसेज में पढ़ा गद्यांश में कि गिरकर उठकर बड़े होते हैं, इसी को कहा जाता है मनुष्य की श्रेष्ठता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से थर्ड नंबर इसमें हमें बोला है कि हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है। तो हमारा भरण पोषण जो है किसके द्वारा होता है, धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्नों से हमारा भरण पोषण होता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें बोला क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बोला देश की उन्नति के लिए हमें क्या करें, हमें क्या करना पड़ेगा। तो आपने अब यहाँ पर जैसे बोला अपने रीति रिवाजों की निंदा करें, ये बिल्कुल गलत है। अपने मन का कार्य करें, ये भी गलत है। हम ऋण लें, ये भी गलत है। बट सभी को समानता तथा सदृयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तभी हमारे देश के लिए हम उन्नति की ओर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर हम सभी को समान रूप से देखें और उसको पढ़ाएं और खुद भी पढ़ें तो। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन से इसमें हमें बोला देश प्रेम क्या है।
तो देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान देना ये है, या फिर देश के मतलब देश से सब कुछ प्राप्त करना और उससे बदले में कुछ नहीं देना ये है, या शांतिपूर्वक आराम करना, या केवल अपने भरण पोषण की चिंता करना। तो यहाँ पर बताओ, अगर देश की उन्नति की ओर जाना है, देश प्रेम का सही मायने में अर्थ देखना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना, जो भी रीति रिवाज है, और विभिन्न धर्मों को हमें सम्मान देना है, चाहे वो किसी भी धर्म हो, हमें उनको सम्मान रूप से देने होंगे, तभी देश प्रेम होगा। तो 5 नंबर का ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको गद्यांश से 1 से लेकर 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट नंबर में, और 5 क्वेश्चन अगर आप गद्यांश को सही ढंग से पढ़ते हो तो 5 मार्क्स आपको मिल ही जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन से सेकंड में हमें क्या बोला है, यहाँ पर हमें इस पद्यांश को पढ़ना है। पद्यांश को पढ़ने के बाद 2 नंबर में यहाँ पर बोला है, यानी कि यहाँ पर दूसरा निर्देश है जो 6 से 10 तक क्वेश्चन का आंसर देने होंगे। इस पद्यांश को पढ़ने के बाद हमें आंसर देने होंगे। सो यहाँ पर क्या पद दिया है इसको देखते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरेंगे तो नौका कभी पार नहीं होगा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बात तो सही है। नैनी चींटी जब दाना लेकर चलती हैं, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन कभी भी मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। मतलब कि यहाँ पर बोला है लहरों से नौका पार नहीं होती, अगर डर गए तो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चाहे वो तिलका मांझी की बात करें, उन्होंने जब पहाड़ को खोदना शुरू किया था तो उन्होंने खोद के रास्ता तो बना दिया था ना, क्योंकि उनकी मेहनत पर रंग लाए थे। इसीलिए बोलते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आपने चींटी को देखा है दाना को लेकर, वो कितनों बार दीवार में गिरती है, फिर फिसलती है, लेकिन कभी वो हार नहीं मानती। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। ठीक है। दूसरी है चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखराता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। आगे यहाँ पर क्या बोला है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इस पद्यांश से हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किससे डरकर नौका पार नहीं होता। तो हमने यहाँ पर देखा नदी से डरकर, लहरों से डरकर, लोगों से डर गए, खुद से डरकर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो 6 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर बोला नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है, तो दीवारों पर, क्योंकि हमने देख लिया यहाँ पर दीवारों पर चढ़ती है, फिसलती है, फिर भी हार नहीं मानती। नेक्स्ट है मन का विश्वास रंगों में क्या भरता है, भय, हताश, साहस या निराशा। तो आंसर हो जाएगा साहस भरती है। ठीक है। तो मन का विश्वास रंगों में क्या भरता है, साहस से। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा 8 नंबर का। आगे यहाँ पर बोला है सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है, तो गोताखोर लगाएगा। कौन लगाएगा, ठीक है, तो गोताखोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे लोगों की हार नहीं होती है, डरने वालों की, डराने वालों की, कोशिश करने वालों की, कोशिश नहीं करने वालों की। तो आंसर हो जाएगा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फर्स्ट हमने देखा गद्यांश, सेकंड हमने देखा पद्यांश। जो यहाँ पर 5+5 अगर आप ठीक से पढ़ते हो तो 10 मार्क्स यहाँ से फ्री में मिल गया। उसके बाद आते हैं व्याकरण। व्याकरण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको व्याकरण को थोड़ा सा डीपली में पढ़ना है। वो कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है मैं आपको बताऊंगी। देखिए व्याकरण में आपको सबसे ज़्यादा क्रिया पढ़ना है। क्रिया में आकर्मक और सकर्मक 2 है। उसके बाद आपको समास पढ़ना है। समास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम की दृष्टि से। और एक आपको पढ़ना है वाच्य। तो ये सारे चैप्टर को अगर विज्ञान से आप डीपली में पढ़ते हो तो यहाँ से आपका क्वेश्चन 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बोला इसमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया, देखिए आकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं। देखिए आकर्मक में अगर क्या का जवाब नहीं मिलता है, क्या का जवाब नहीं मिलता है तो वो आकर्मक होता है। अगर क्या का हमें सटीक जवाब मिलता है तो वो साकर्मक क्रिया होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चंस में हम देखते हैं इसमें क्या बोला, इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। कौन सा वाक्य में आकर्मक क्रिया, यानी जिसमें हमें क्या का जवाब नहीं मिलेगा वही हमारा हो जाएगा आकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर हो जाए सीता गाना गाती है। क्या गाती है, गाना गाती है। तो क्या का जवाब हमें मिल गया। उसी तरह वह किताब पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। तो यहाँ से भी हमें जवाब मिला। मोहन सो रहा है, क्या सो रहा है, क्या सो रहा है, जवाब है नहीं है। जैसे तो
डी नंबर में देखते हैं, लता चाय पी रही है, क्या पी रही है, चाय पी रही है, क्या सो रहा है, नहीं आंसर आ रहा है, मतलब हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यानी मोहन सो रहा है, ये है आकर्मक क्रिया। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन वाक्य जो है सकर्मक क्रिया, यानी जिसमें क्या का आंसर मिलेगा वही है सकर्मक क्रिया, ठीक है। बच्चा रोता है, क्या रोता है, नहीं जवाब मिला। लड़का हंसता है, क्या हंसता है, जवाब नहीं मिला। रीता खाना खाती है, क्या खाती है, खाना खाती है। पक्षी उड़ रही है, क्या उड़ रही है, इसमें तो हमें जवाब नहीं मिला, सटीक जवाब जो हमें मिला वो किस में मिला, सी पर, यानी कि सी, रीता जो है वो खाना खाती है, क्या खाती है, खाना खाती है, मतलब हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर जलज। जलज का अनिकार्ती शब्द नहीं है, तो जलज का अनिकार्ती शब्द क्या नहीं हो सकता है, एक तरह से हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन हमको लग रहा है यहाँ पर मोती जो है ये जलज का अनिकार्ती शब्द नहीं है। जलज मतलब कमल जल में रहने वाला है, बादल में भी जल है, मछली भी जल में रहने वाली है, लेकिन यहाँ पर हमको लग रहा है मोती जो है ये नहीं हो सकता, हमको लग रहा है, ठीक है। या हमें डाउट है यहाँ पर बी और सी में, अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके बता देना इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है, जैसे यहाँ पर है नीला, नीला है, कमल, 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 तो ये बन जाएगा दो पद से, दो पद, ये एक पद, ये एक पद, क्या बना, नील कमल, तो नील कमल जो है ये एक समास से है, समास का पद है, तो यहाँ पर जो दो शब्दों पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है, जो शब्द बनता है, तो उसको हम लोग कहते हैं समास, जो तीसरी पद बनता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतिदिन कौन सा अवयव है, तो प्रतिदिन जो है ये अवयवी भाव है, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीला है जो कंठ, नीलकंठ, ये किस समास का है, इसको कहते हैं बहुब्री समास से, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर बोला जब वर्षा होता है तो मोर नाचता है, ये रचना के आधार पर वाक्य का भेद क्या होगा, तो ये वाक्य जो है ये मिश्र वाक्य है, जब बरसात होता है तो मोर नाचता है, तो ये मिश्र वाक्य के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कृतवाच्य, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला है बालक चांद स्वडैश है कि मतलब देख रहा है, तो की और या क्या क्यों कैसे, यहाँ पर बालक चांद क्यों देख रहा है, या फिर बालक यहाँ पर क्यों होता तो क्वेश्चन मार्क होता है, यहाँ पर कैसा होता तो भी क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क, लेकिन लास्ट में तो पूर्ण विराम दिया है, तो ये हो जाएगा, यानी कि चांद, बालक जो है चांद की ओर देख रहा है। आगे है निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय अवयव होता है, समुच्चय मतलब जो दो शब्द के बीच के संबंध को बताता है, तो धीरे धीरे तो नहीं होगा और भी नहीं होगा, अथवा देखते हैं, वाह, तो देखते हैं यहाँ पर आंसर कि अथवा जो है ये दो शब्दों के मेल को बताता है, यानी इनके बीच के संबंध को बताता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, इसमें हमें क्या बोला है कि जो पाठ्य पुस्तक के जो गद्यांश दिया है, यानी 21 से 24 तक 4 क्वेश्चन का आंसर हमें देने होंगे। यहाँ पर बोला उदो तुम हो अति बड़भागी, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसका डिटेल में आपको बताया है, अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें देख लेना, इसमें अर्थ भी आपको बताया गया है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर के साथ। यहाँ पर बोला है उदो तुम हो अति बड़भागे, अपरस रहने सने तगा ते, नाहिन मन अनुरागी, पुराइन पत रहत जल भीतरता रस देहना दागी, जयो जल माह तेल की गगरी बूंद ना तापो लगी, प्रतिदिन में पाऊना बरियो दृष्टि ना रूप परागे, सूरदास अमाला हम भोरी गुर चोटी जेव पागी। सो आंसर यहाँ पर जो हमें इस पद में दिया हुआ, इसके बाद हम इस पद का आंसर जो देने वाले हैं वो क्या है, इस पद की रचयिता कौन है, यानी इसको किसने रचयिता किया, तो आंसर हो जाएगा सूरदास की पद, यानी सूरदास, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोपियाँ किसकी अन्य भक्त है, सो आंसर हो जाएगा ये श्री कृष्ण की, किसके है, श्री कृष्ण के। आगे पुराण पद का क्या अर्थ होता है, पुराण पद का मतलब होता है कमल का पत्ता, जैसे पानी में नहीं भिगोता उसी तरह मतलब पुराण पत्ता का अर्थ होता है, ठीक है। आगे यहाँ पर 24 में बोला है गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई, तो कमल के पत्ते और तेल के मटके जैसे, मतलब मटके से की गई है, ठीक है। तो इसकी जो है मतलब कृष्ण के पास होते हुए भी कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ा, इसीलिए इनकी तुलना इससे होती है। अगर आपने नहीं देखे, बहुत इंटरेस्टिंग मतलब पद की जो रचना है बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें देख लेना, मैं
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी उसका, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। आगे यहाँ पर बोला है किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, अट नहीं रही है, कविता के आधार पर बताएं। तो यहाँ पर देखिए कि अट नहीं रही कविता में किस महीना में जो है चारों तरफ हरियाली छा जाती है, तो आंसर हो जाएगा फागुन महीना में, ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे है उत्साह और अट नहीं रही, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है, इन दोनों ने एक ही कवि लिखे हैं, तो वो कौन है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान आती है, तो आंसर हो जाएगा नन्हे शिशु की, ठीक है, यानी छोटे बच्चे अगर मुस्कान करते हैं तो जो गुस्से में है उनकी भी दिल जो है पिघल देती है, यानी पत्थर वाले दिलों को भी पिघाल देती है। आगे फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है, तो आंसर हो जाएगा सूर्य की किरणों का, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो हमें कुछ पद दिया है इसको देखते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मारा गया, जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोझा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उससे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि यह निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी सीधे से उसकी शादी कराई गई थी, मतलब साध से उसकी शादी कराई गई थी। पोतू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी, घर की पूरी मतलब प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ मतलब कि दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। सो यहाँ पर क्वेश्चन है कि बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहा था, रो रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे या नाच रहे थे, तो आंसर हो जाएगा वो गा रहे थे, ठीक है। भगत जी का बेटा कैसा था, तो सुस्त और बोधा सा था, मतलब उनका दिमाग ठीक से नहीं था, बुद्धि कम था, इसीलिए सुस्त और बोधा सा था उनका बेटा, ठीक है। आगे भगत जी की पुतहू कैसी थी, तो भगत जी की पुतहू जो मतलब कि सुभग और सुशील होने के साथ साथ ही वो घर की पूरी प्रतिबंध भी रखा करती थी, ठीक है, ये सी ऑप्शन आगे हो जाएगा। बोधा का अर्थ क्या होता है, कम बुद्धि वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें बोला है कि नेताजी के चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह व्यक्ति था, मोटा और बातूनी था या तुनक मतलब मिजाजी और चिड़चिड़ा स्वभाव का था, या भावुक और सबकी मदद करने वाला था, या एक मोटा हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। इसका आंसर आप बताओगे क्योंकि आपने पढ़ लिया होगा, नहीं होगा तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बताऊंगी, ठीक है। आगे नेताजी का चश्मा पाठ के नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी हुई थी, तो आंसर हो जाएगा ये संगमरमर के पत्थर से बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था, तो आंसर हो जाएगा कैप्टन, मतलब कैप्टन नाम उसको दिया गया था, ठीक है। नेताजी का चश्मा पाठ के आगे लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा श्याम प्रकाश जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 37 से 40 तक में हमें कुछ ऐसे इसको पढ़ना है, उसके बाद हमें आंसर देने होंगे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते रहते थे, बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों की तमाशा देख लेते थे। जब कभी हम लोग दादरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी सत्तू किसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाते हुए और मतलब और हारदार पलकी देख पाते तब कुछ मतलब तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, लहरी में लहरी पुरानी मतलब पुरान लहरी डोला के कन्या हमारा मायरी। इसी पर एक बूढ़े वर ने हमें लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था, यानी कि हम लोगों को। चलिए देखते हैं यहाँ पर मतलब इसमें लेखक क्या कहना चाहता है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा माता के आंचल से लिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर लेखक क्या खेलते थे, तो लेखक खेलते नहीं थे बल्कि नाटक करते थे, ठीक है, नाटक इनका खेल था। आगे है इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई थी, तो आंसर हो जाएगा ददरी के मेला का। आगे है रहरी किससे कहते, तो रहरी का मतलब होता है अरहर का दाल। और यहाँ तक हमने 40 क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। ऑल सब्जेक्ट का सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। ओके, सो चलिए